ये कहानी है उस देश की जिसे दुनिया कभी सोने की चिड़िया कहती थी। एक ऐसी जमीन जिसकी आजादी की कीमत खून से चुकाई गई। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां कहते थे कि मिट्टी में भी सोना उगता है, जहां के बने कपड़ों को पहनने का ख्वाब विदेशों के राजा देखा करते थे और जहां के मसालों की महक पूरे यूरोप की भूख जगा देती थी। हाँ, ये वही देश था, हमारा भारत। लेकिन इसी सोने की चिड़िया पर नजर पड़ी कुछ लोगों की, और वो आ पहुंचे अंग्रेज। बहुत धीरे धीरे, इतने धीरे कि किसी को एहसास तक न हुआ। पहले वो दोस्त बनकर आए, फिर व्यापारी, फिर देखते ही देखते मालिक बन बैठे, और आखिर में वो हमारे शासक थे। तो साल था 1857। इससे पहले का भारत कैसा था? टूटा हुआ, बिखरा हुआ, रियासतों में बटा हुआ। लेकिन कुछ दिल ऐसे थे जिनमें आजादी की आग अभी भी धधक रही थी। वो लोग खामोश थे, पर चुप नहीं बैठे थे। और जानते हैं, उसी खामोशी से एक ऐसी चिंगारी भड़कने वाली थी जो सब कुछ बदल देती। और वजह बनी एक राइफल की गोली, एनफील्ड राइफल। कहा गया कि इस गोली पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब देखिए, हिंदुओं के लिए गाय मां समान है, पवित्र है, और मुसलमानों के लिए सूअर हराम। और सिपाहियों को वो गोली मुंह से काटकर राइफल में डालनी पड़ती थी। ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये उनके धर्म पर, उनके स्वाभिमान पर एक सीधा हमला था। और इस जुल्म के खिलाफ, इस अपमान के खिलाफ जो पहली आवाज उठी वो थी मंगल पांडे की। वो कोई आम सिपाही नहीं थे, वो पहले इंसान थे जिसने हिम्मत की अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर गोली चलाने की। उनका संदेश साफ था, अब बस बहुत हो गया। मंगल पांडे ने जो चिंगारी लगाई थी ना, वो अब आग बन चुकी थी। एक ऐसी आग जो पूरे उत्तर भारत में फैल गई। मेरठ से उठी ये ज्वाला दिल्ली पहुंची और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया गया। फिर ये आग कानपुर पहुंची, जहां नाना साहब ने कमान संभाली। ये आग झांसी पहुंची, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठा ली, और अवध में बेगम हजरत महल सामने आई। तात्या टोपे जैसे न जाने कितने ही योद्धा इस महासंग्राम में कूद पड़े थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचला। गांव के गांव जला दिए गए, हजारों लोगों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। हाँ, 1857 की वो लड़ाई हम हार गए, पर उसने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी थी कि भारत अब गुलामी की जंजीरों को और नहीं सहेगा। ये वो चिंगारी थी जो बुझी नहीं, बल्कि अगले 90 सालों तक सुलगती रही। तो अब लड़ाई का मैदान बदल रहा था। जंग तलवारों से हटकर अब विचारों पर आ गई थी। अब कलम और आवाज हथियार बनने वाले थे। ये वक्त था एक पूरे राष्ट्र के जागने का। और इसी जागृति की पहली निशानी थी 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, शुरू में ये एक नरम दल था, अपनी बात अर्जियों से रखता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे नेताओं ने इसे आजादी का एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया। जैसा मैंने कहा, लड़ाई का तरीका बदल रहा था। अब तलवार की जगह कलम ने ले ली थी। और फिर मंच पर आए 3 ऐसे नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए: लाल, बाल और पाल। यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनकी आवाज में वो गर्मी थी, वो आग थी जिसने देश के नौजवानों की रगों में जोश दौड़ा दिया। और उसी जोश से एक ऐसा नारा गूंजा जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। अब बात सिर्फ छोटे मोटे अधिकारों की नहीं थी, बात थी पूर्ण स्वराज की, पूरी आजादी की। साल था 1905। अंग्रेजों ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली, बांटो और राज करो, और बंगाल को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश की। उन्हें लगा था वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस बंटवारे के जवाब में पूरा देश एक हो गया। शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। सड़कों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और लोगों ने गर्व से खादी पहनना शुरू किया। ये पहली बार था जब देश को समझ आया कि असली आजादी की पहली सीढ़ी आर्थिक आत्मनिर्भरता है। और फिर हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसका शरीर दुबला पतला था, कद छोटा था, लेकिन जिसकी आवाज में एक सैलाब को लाने की ताकत थी। एक तूफान था। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और अपने साथ 2 ऐसे हथियार लाए थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे: अहिंसा और सत्याग्रह। मतलब बिना हाथ उठाए, बिना खून बहाए सच के लिए डटे रहना। रास्ता शांत जरूर था, लेकिन इसका असर किसी भी बम के धमाके से कहीं ज्यादा था। अंग्रेजों ने इस शांति का जवाब कैसे दिया? गोलियों से।
तारीख थी 13 अप्रैल 1919। जगह अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों निहत्थे लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। और तभी जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, फायर। निकलने का सिर्फ एक ही पतला सा रास्ता था, उसे भी बंद कर दिया गया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गई। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। वो बाग कब्रिस्तान बन गया। उस दिन पूरा देश रोया था और उसी दिन ये भी तय हो गया था कि अब अंग्रेजों को यहां से जाना ही होगा। इस भयानक नरसंहार के जवाब में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। मतलब ये कि हम अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये अंग्रेजी शासन को पूरी तरह से ठप करने की मुहिम थी। लाखों भारतीयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। स्टूडेंट्स ने अंग्रेजी स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। वकीलों ने अदालतों का बायकॉट किया। किसानों ने टैक्स देने से साफ मना कर दिया। सोचिए, पहली बार पूरे भारत ने एक साथ मिलकर कहा, हम तुम्हारे इस राज को चलाने में मदद नहीं करेंगे। फिर आया साल 1930 और इस बार गांधी जी ने एक बहुत ही मामूली सी चीज को आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया, नमक। अंग्रेजों ने नमक बनाने पर टैक्स लगा दिया था। इसके खिलाफ गांधी जी 240 किलोमीटर पैदल चले दांडी तक और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने क्या किया, बस एक मुट्ठी नमक उठाया। लेकिन वो एक मुट्ठी नमक अंग्रेजी साम्राज्य के घमंड पर सबसे भारी पड़ा। उसने उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। अब ये लड़ाई अपने आखिरी और सबसे अहम दौर में आ चुकी थी। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन चल रहा था तो दूसरी तरफ एक और धारा बह रही थी, क्रांतिकारियों की। वो नौजवान जो देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। ये दौर था भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का, आज़ादी के ऐसे दीवानों का जो सिर्फ 23-24 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए। उनके इस बलिदान ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। नौजवानों के लिए वो हीरो बन गए। हर कोई कहने लगा, अगर देश के लिए मरना हो तो ऐसे मरो। और फिर आया वो साल 1942 और आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इस बार गांधी जी का संदेश भी साफ और सीधा था, करो या मरो, डू और डाई। ये अंग्रेजों के लिए आखिरी चेतावनी थी। अब कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, बस भारत छोड़ो। पूरा देश सड़कों पर था, रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं, सरकारी दफ्तरों पर ताले जड़ दिए गए। हर तरफ एक ही आवाज थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये आखिरी और सबसे जोरदार वार था। दूसरा विश्व युद्ध लड़कर ब्रिटेन वैसे ही कमजोर हो चुका था और भारत में उठे इस जन सैलाब को, इस तूफान को रोकना अब उनके बस की बात नहीं थी। वो समझ गए थे कि खेल खत्म हो चुका है, भारत अब उनके हाथ से निकल चुका है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सदियों से था। हमें आजादी मिली, लेकिन इसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये वो आजादी थी जो अपने साथ जश्न तो लाई, पर साथ में लाखों आंसू भी लेकर आई। 15 अगस्त 1947 आधी रात को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन एक नहीं, 2 देशों का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान। देश के 2 टुकड़े हो गए और साथ ही हुआ इतिहास का सबसे बड़ा और खूनी विस्थापन। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग रातों रात अपने ही घरों में बेगाने हो गए, बेघर हो गए। कहते हैं उस रात आजादी भी रो रही थी। ये आजादी हमें किसी ने तोहफे में नहीं दी, इसकी कीमत चुकाई गई है। किसी ने अपना खून देकर, किसी ने फांसी का फंदा चूमकर, किसी ने सीने पे लाठियां खाकर, तो किसी ने अपना घर-बार, अपनी जमीन, सब कुछ लुटाकर। ये उन अनगिनत शहीदों के बलिदान का नतीजा है जिनकी वजह से आज हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां आजाद हवा में सांस ले सकती हैं।